आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम हिंदी के अंतर्गत देखेंगे हिंदी शिक्षण, क्योंकि सीटेट के लिए हिंदी शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि हिंदी दो भागों में सीटेट में आती है। पहले भाग में आपसे 15 क्वेश्चन पैराग्राफ से जुड़े पूछे जाते हैं। पैराग्राफ में आपसे 15 नंबरों में व्याकरण होती है और पैराग्राफ से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, और बाकी 15 क्वेश्चनों में आपको हिंदी शिक्षण मिलती है। इसलिए हिंदी शिक्षण सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अगर सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको हिंदी पेडागोजी में 15 में से कम 14 या 13 अंक तो प्राप्त करने होंगे। और आपको अगर 15 में से 15 नंबर मिल जाए हिंदी शिक्षण में तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, और आप 15 में से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया। क्योंकि शिक्षण में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ना ही रटना है। शिक्षण में आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको कुछ भी अलग से या कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। आपको कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको निगेटिव विकल्प चुनना है, अगर क्वेश्चन की प्रकृति यानी कि क्वेश्चन का नेचर नेगेटिव है तो आप अपना विकल्प निगेटिव चुनेंगे। जैसे निगेटिव विकल्प क्या होंगे, आपको विकल्प में नहीं मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, ही मिल जाए, केवल मिल जाए, तो ये सब आपके निगेटिव विकल्प होंगे। और जैसे कोई निगेटिव वर्ड मिल जाए, जैसे निष्क्रिय मिल जाए, अवरुद्ध मिल जाए, या कहीं पे पढ़ने लिखने की बात हो, आपका जो पढ़ना लिखना है वो भी सीटेट में निगेटिव ही है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ने लिखने की जगह पर उनके आसपास के परिवेश को वरीयता देंगे। अगर कहीं पे लिखा है कि बच्चे को भाषा का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो अगर लिखा है पढ़ाई लिखाई से, और वहीं पे विकल्प दिया है उनके आसपास के परिवेश से या उनके आसपास के वातावरण से, तो आप पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा वरीयता देंगे उनके आसपास के परिवेश और आसपास के वातावरण को। तो इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई का स्पेशल याद रखना है कि आप पढ़ाई लिखाई के विकल्प को कभी नहीं टिक करेंगे। अब आपके पॉजिटिव विकल्प क्या होते हैं, क्वेश्चन की अगर प्रकृति यानी कि नेचर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव विकल्प चुनना पड़ेगा। पॉजिटिव में आपके अंतर्गत आता है कि जैसे अवसर, या कहीं पर आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाए, कहीं पे सकारात्मक सोच की बात मिल जाए, या कहीं पर बच्चे के आसपास से परिवेश की जुड़ी चीज़ें मिल जाएं, या बच्चे के आसपास का वातावरण मिल जाए। और सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में अवसर मिलता है। और ये बात आप याद रख लें, अगर किसी भी विकल्प में आपको अवसर मिल जाता है तो वो आपका आंसर होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ अवसर वाला विकल्प देख के टिक कर देंगे, क्योंकि 99.9% अवसर वाला विकल्प हमेशा सही होता है। तो अब हम ज़्यादा देर किए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और 30 क्वेश्चनों से आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का नेचर पता हो जाएगा कि किस प्रकार से आयोग क्वेश्चन बनाता है, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में जो 4 विकल्प दिए गए होते हैं उनमें से आप 2 या 3 विकल्पों को कैसे कैंसिल करेंगे। अगर आप विकल्पों को कैंसिल करके आंसर देंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा अर्जन क्षमता के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, या किस मनोवैज्ञानिक से ये संबंधित है। तो पहला विकल्प दिया गया है स्किनर। तो स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जब कोई बालक बार बार अभ्यास करेगा, यानी कि जब वो पुनर्वलित होगा और बार बार अभ्यास करेगा तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। तो इसलिए इन्होंने भाषा अर्जन क्षमता के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो इसलिए आपका पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा है पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने भाषा सीखने के लिए संज्ञान को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है कि बालक के अंदर पहले विचार आते हैं, उसके अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, तब वो भाषा को सीखता है। तो इसलिए भाषा अर्जन क्षमता के बारे में इन्होंने भी नहीं बताया है। तीसरा ऑप्शन है आपका ब्रूनर। तो ब्रूनर महोदय ने संरचनात्मक सिद्धांत दिया है, और संरचनात्मक सिद्धांत में इन्होंने
भी अभ्यास पर जोर दिया है कि जब बालक बार बार अभ्यास करेगा तो चीज़ों को जल्दी सीखेगा, यानी कि भाषा को जल्दी ग्रहण करेगा। तो इसलिए ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। तो वो आप देख रहे होंगे आपको ऑटोमेटिक चौथा विकल्प मिल गया, और चौथा विकल्प भी इसका सही है कि नोम चॉम्स्की ने कहा है कि बालक भाषा अर्जन क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत एक लैड नाम की डिवाइस होती है, यानी कि उनके मस्तिष्क में एक लैड नाम की डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके द्वारा वो भाषा को सीखते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं अपने अंदर। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब कोई बालक होता है तो उसको क्या ये बताया जाता है कि आप लड़कियों के प्रति कैसे बोलेंगे और लड़कों के लिए कैसे बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई बाहर लड़की खेल रही है तो वो कहता है कि देखो बाहर वो लड़की खेल रही है या वो बाहर खेल रही है। अगर कोई लड़का बाहर खेल रहा है या कोई बालक बाहर खेल रहा है तो वो कहता है कि देखो वो खेल रहा है। तो रहा है और रही है, ये उसको किसी ने बताया नहीं है कि लड़कियों के लिए तुम रही है बोलना और लड़कों के लिए तुम रहा है बोलना, लेकिन वो बोलता है। वो उसने अपनी इस चीज़ों को खुद अर्जन किया है, जो उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नाम की जो मस्तिष्क में उसके एक डिवाइस बनी हुई है, जिसके द्वारा वो भाषा अर्जन को करता है, यानी कि भाषा को अर्जित करता है। तो इसलिए भाषा अर्जन क्षमता के बारे में नोम चॉम्स्की ने बताया है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भाषा सीखने के लिए चारों संसाधन हैं, लेकिन आपको इन चारों संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन चुनना है, यानी कि जो मोस्ट एसेंशियल हो। ऐसा होता है कि सीटेट में सभी विकल्प सही होते हैं, कोई 10% सही होता तो कोई 20%, तो कोई 30%, तो कोई 40%। तो आपको जो विकल्प चुनना है आंसर के रूप में वो 40% वाला चुनना है, यानी कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी कि जो मोस्ट एसेंशियल विकल्प हो, आपको उस विकल्प को चुनना है। तो इसलिए आप ये बात याद रखेंगे कि किस विकल्प का कितना परसेंटेज है और कितना वो ज़्यादा अपना दबाव बना रहा है, यानी कि कितने वो ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है। तो इसमें पहला देखेंगे समाचार पत्र। तो क्या जो प्राइमरी लेवल का छात्र होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक स्तर पहले ही आपको नोटिस कर दिया गया है कि आपको प्राथमिक स्तर के बारे में बताना है। तो जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है, जो प्राथमिक स्तर में उसका एडमिशन होता है क्लास 1, 2, 3 में, तो उसकी एज 6 वर्ष से स्टार्ट होती है। तो 6-7 वर्ष का बालक क्या समाचार पत्र में इंटरेस्ट रखता है, या वो समाचार पत्र पढ़ता है कि वो समाचार पत्र के द्वारा भाषा सीखेगा? तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि समाचार पत्र में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न के द्वारा बालक मनोरंजन करता है, कार्टून देखता है या कुछ भी अपने मनोरंजन के लिए उसमें देखता रहता है, ना कि उससे वो भाषा सीखता है। क्योंकि जो 6-7-8 वर्ष का बालक होता है उसको इतना ज्ञान नहीं होता है कि टेलीविज़न के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा भी हम भाषा अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उसको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ वो अपने मनोरंजन के लिए टेलीविज़न को देखता है। तीसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर आधुनिक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राइमरी लेवल के लिए कंप्यूटर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को तो प्राइमरी लेवल का छात्र, बहुत ही कम छात्र होंगे जो कंप्यूटर को चला पाते हों, क्योंकि प्राइमरी लेवल में बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है, इतना उनको कमांड नहीं होता है कि वो कंप्यूटर को चला सकें। इसलिए प्राइमरी लेवल के हिसाब से कंप्यूटर आप आंसर नहीं टिक करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आपने इन तीनों विकल्पों को कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास चौथा विकल्प बचा है बाल साहित्य। बाल साहित्य के रूप में जैसे बाल कविताएं हो गई, बाल कहानियाँ हो गई, या जो उनके पाठ्य पुस्तक में जो भी हिंदी की पुस्तक होती है उसमें कहानियाँ या कविताएं होती हैं जिनके द्वारा वो भाषा सीखते हैं। तो इसलिए जो प्राइमरी लेवल के हिसाब से इसमें आंसर होगा वो चौथा होगा बाल साहित्य। तो आप देख रहे होंगे कि आपने जब इन 3 विकल्पों को कैंसिल कर दिया तो आपको चौथा विकल्प ऑटोमेटिक मिल गया। ऐसे ही आप वहाँ एग्जाम में करेंगे कि आप 4 में से 1, 2, 3 जितने भी आपको विकल्प कैंसिल करने से कैंसिल हो जाएं, आप उन 1, 2, 3 विकल्पों को कैंसिल कर देंगे। अगर आपने 4 में से मान लो 2 विकल्प कैंसिल कर दिए तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचेंगे। और अगर आप अब अपना तुक्का भी लगाएंगे तो आपके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि आपके जो सही होने के चांस होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसलिए
आप अगर तुक्का भी मारेंगे तो पहले 1, 2 या 3 जितने भी विकल्प आपसे कैंसिल हो जाएं आप उन विकल्पों को कैंसिल करेंगे, उसके बाद तुक्का मारेंगे। क्योंकि तुक्का मारने के लिए भी आपको अपने माइंड का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखा और तुक्का मार दिया। तो अगर आप चारों विकल्पों पे तुक्का मारेंगे तो आप तो कुएं में कूदने के बराबर काम करेंगे। तब तो आपके सही होने के चांस सिर्फ 25% रहेंगे, यानी कि गलत होने के चांस 75%। तो यानी कि जब 75% गलत होने के चांस हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन गलत ही निकलेगा, बहुत कम चांस होंगे कि सही निकले। लेकिन जब आप 2 या 3 विकल्पों को कैंसिल करके आंसर मारेंगे तो आपके सही होने के चांस 50%, 75% होंगे, तो यानी कि आपका आंसर सही ही निकलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे हम सारे क्वेश्चनों को डिफ़ाइन करके आपको बताएंगे, क्योंकि सीटेट में जो आयोग है वो हर साल नए क्वेश्चन बनाता है, कभी भी अपने पुराने क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करता है। वो अलग बात है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को बनाना है। आप कभी भी मनोविज्ञान रट नहीं सकते कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें और यही क्वेश्चन आपको सीटेट में मिल जाएं। आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें कि क्वेश्चन को देखकर आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे विकल्पों को कैंसिल करेंगे और किस प्रकार से हम क्वेश्चन की प्रकृति जानेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमको आंसर कैसा देना है। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये चीज़ जानेंगे। और प्रैक्टिस सेट का यही मतलब भी होता है कि आप क्वेश्चन की प्रकृति जानें और आंसर देने का तरीका जानें। तो यही सब आप इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए हम इस वीडियो में इतना टाइम लगा रहे हैं, आपको डीपली समझा रहे हैं कि आप चीज़ों को क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो यह बात है, यानी कि कोई बच्चा है वो अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग, अपने पूर्व ज्ञान में जो उसने मातृभाषा सीखी है उसी लैंग्वेज में वो हिंदी भाषा में अपनी कोई बात कहता है। तो इस बात को अगर आप शिक्षक हैं तो किस रूप में इसको देखेंगे? तो इसमें सबसे पहला विकल्प है विचारणी। तो विचारणी को हम रोके रखेंगे, शायद ये विकल्प हमारा हो जाए। दूसरा है अनुचित। तो अनुचित इसका विकल्प कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अनुचित एक निगेटिव पॉइंट है। और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन की प्रकृति पॉजिटिव है, कहीं भी आपको क्वेश्चन में निगेटिव मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जब आपको क्वेश्चन में निगेटिव नहीं मिल रहा है या कहीं पे नहीं लिखा नहीं मिल रहा है तो आप निगेटिव आंसर क्यों चुनेंगे? आप अनुचित कैसे चुन सकते हैं? अनुचित एक निगेटिव वर्ड है। और क्या अगर कोई बालक मातृभाषा में कोई बात हिंदी की कक्षा में बोल देता है तो क्या ये अनुचित होगा? क्योंकि प्राइमरी लेवल में ये बात उसको सिखाई जाती है कि वो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर चीज़ों को सीखे। एनसीएफ 2005 इस बात पर बल भी देता है कि बालकों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए। जब उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेंगे। तो इसलिए ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता। तीसरा है स्वाभाविक। तो इसको आप रोक के रखेंगे क्योंकि स्वाभाविक एक पॉजिटिव वर्ड है, तो हो सकता है ये आंसर हमारा हो जाए। चौथा है निंदनीय। निंदनीय एक निगेटिव वर्ड है। अगर कोई मातृभाषा में बोल देता है तो ये निंदनीय है, आप उसकी निंदा करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी आपका विकल्प कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 विकल्प बचे, पहला है विचारणी और उसके बाद है स्वाभाविक। तो आप इसमें देखेंगे जो सबसे सुटेबल विकल्प है वो स्वाभाविक है। आप इमेजिन करके सोचें, एक इमेजिन करें माइंड में कि अगर कोई बालक मातृभाषा का प्रयोग करता है कक्षा में तो आप उस पर विचार करेंगे कि इसने मातृभाषा क्यों बोली, या जब हम शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो इसने मातृभाषा का प्रयोग क्यों किया? आप ये सब सोचेंगे? आप बिल्कुल भी नहीं ये सब सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी उसका एडमिशन हुआ है और उसको अभी इतनी विद्यालयी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं है। यानी कि अभी अभी वो मातृभाषा से उठकर विद्यालय आया है, यानी कि उसे अभी मातृभाषा क्या ही ज़्यादा नॉलेज है। तो आप इसको एक स्वाभाविक मानेंगे कि मातृभाषा बोलना एक स्वाभाविक है कि बालक प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी क्या उच्च लेवल में भी बालक मातृभाषा में बोल देता है। तो मातृभाषा में बोलना ना विचारणीय है, ना अनुचित है, ना निंदनीय है। जो इसका राइट आंसर होगा वो स्वाभाविक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, उसके बाद यहाँ पे आपको एक विकल्प चुनना है, व यहाँ पे एक विकल्प चुनना है, का अभिन्न अंग भी है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 विकल्प चुनने हैं और 2 विकल्प आपको ऐसे चुनने हैं जो एक दोनों से रिलेटिव हों, एक दोनों से जुड़े हुए हों, एक दोनों से कनेक्टिव हों। तो सबसे पहला आप विकल्प देखेंगे संस्कृत और साहित्य।
दूसरा है संस्कृत और चुनौतियाँ, तीसरा है सभ्यता और संस्कृति, चौथा विकल्प है सभ्यता और साहित्य। तो अब आप एक एक विकल्प को डिफाइन करेंगे। पहला है संस्कृत और साहित्य। क्या संस्कृत और साहित्य एक दोनों से कनेक्टिव हैं या इस वाक्य में संस्कृत और साहित्य फिट बैठते हैं? आप रख के देख लें तो नहीं फिट बैठेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसे कल्चरल ज्ञान हो या जिसे संस्कृत हो उसको साहित्य भी आता हो। यानी कि ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर संस्कृत का विकास हो गया हो तो उसको साहित्य का भी ज्ञान हो, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है। या जिसे साहित्य का ज्ञान है तो उसके अंदर संस्कृत भी हो। आपने देखा होगा कि अच्छे पढ़े लिखे हुए इंसान भी ऐसे हैं जिनके अंदर संस्कृत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये विकल्प आपका नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरा विकल्प है आपका संस्कृत और चुनौतियाँ। तो संस्कृत और चुनौतियाँ कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसलिए आपका ये भी विकल्प नहीं होगा। तीसरा है आपका सभ्यता और संस्कृत। तो इसको हम रोक के रखेंगे, क्योंकि सभ्यता और संस्कृत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके अंदर सभ्यता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक संस्कृत आ जाएगी, अगर आपके अंदर संस्कृत है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक सभ्यता आ जाएगी। यानी कि संस्कृत और सभ्यता एक दोनों से जुड़े हुए शब्द हैं, इसलिए इस विकल्प को आप रोक के रखेंगे। चौथा है सभ्यता और साहित्य। कोई भी ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर सभ्यता है तो आपको साहित्य का भी ज्ञान हो, या आपको अगर साहित्य का ज्ञान है तो आपके अंदर सभ्यता भी हो। तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। तो अब आपको देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक विकल्प मिल गया सभ्यता और संस्कृत। और आप इसमें रख के भी देख लें कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। यानी कि जो सही शब्द इसमें बैठ रहा है वो सभ्यता और संस्कृत फिट बैठ रहा है, और सभ्यता और संस्कृत एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में कैसे होते हैं। यानी कि आपको बताना है कि जो प्राइमरी लेवल में पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें आप देखते होंगे कार्टून छपे होते हैं या कोई कोटेशन भाषण वगैरह छपा होता है, विज्ञापन आदि दिए जाते हैं बच्चों को लुभाने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये उनके विकास में यानी कि उनके भाषा क्षमता के विकास में किस प्रकार से सहायक होते हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। अगर आप सीटेट में क्वेश्चन की प्रकृति जान गए, क्वेश्चन का नेचर जान गए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे निगेटिव थिंकिंग पूछ रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग पूछ रहा है, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपसे पॉजिटिव थिंकिंग पूछ रहा है, तो पॉजिटिव थिंकिंग पूछ रहा है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव देना है, क्योंकि आप जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही तो आंसर देंगे। अगर आपसे कानपुर जाने के लिए कहा गया है तो आप कानपुर ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कानपुर जाने के लिए कहा गया और आप जा रहे हैं इलाहाबाद, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी बोला गया है जाने को तो आप कानपुर यूनिवर्सिटी जाएंगे, इसके लिए कानपुर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपसे पॉजिटिव विकल्प आंसर पूछा गया तो आप पॉजिटिव विकल्प चुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति जब पॉजिटिव है तो आपका विकल्प भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें पहला विकल्प है निरर्थक। तो निरर्थक एक निगेटिव वर्ड है और निरर्थक को आप कभी भी पॉजिटिव में नहीं चुनेंगे। दूसरा है अनुपयोगी। क्या ये अनुपयोगी होगा? जो कार्टून, विज्ञापन आदि होते हैं इनसे तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है कि जब वो कार्टून या कोई ऐसा विज्ञापन देखेंगे तो जिससे उनके अंदर रुचि उत्पन्न होगी, यानी कि वो आकर्षित होंगे, और जब वो आकर्षित होंगे तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो अनुपयोगी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये विकल्प आपका कैंसिल हो गया। तीसरा है सहायक। तो सहायक एक पॉजिटिव विकल्प है, इसलिए आप इसको रोक के रखेंगे। चौथा है बाधक। बाधक भी निगेटिव विकल्प है, क्योंकि ये बाधक नहीं होगा, ये तो सहायक होगा, उनकी हेल्प करेगा पढ़ने में, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करेगा। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प हो गया वो सहायक हो गया। यानी कि जो कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के पाठ्य पुस्तक में होते हैं ये सब भाषा क्षमता के विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हीं, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे कि आँखें में, पाँचों में, किन्हीं में, सब में अनुनासिक चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहला विकल्प देखेंगे
कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। आपको जैसे ही लापरवाह मिल गया आप इस विकल्प को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि सीटेट में आपको ऐसा कोई भी विकल्प टिक नहीं करना है जो बच्चे की बुराई करे या जो बच्चों को गलत बताए या बच्चों की जो गलतियां निकाले। आपको बच्चों की बुराई नहीं करनी है। अगर बच्चे गलतियां भी करते हैं तो आप जो आंसर चुनेंगे वो उनको पॉजिटिव रूप में चुनेंगे, यानी कि उनको आपको पॉजिटिव रूप में शो करना है कि उन्होंने गलती की है लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, ये वो सीख रहे हैं, ये सीखने का एक हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने गलती की। यानी कि सीखना भी जब सीखेंगे तभी जब वो गलती करेंगे, तो इसलिए आप गलती को कभी भी निगेटिव में नहीं लेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे लापरवाह वर्ड निगेटिव है कि वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, यानी कि उन्होंने ये गलती की है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा विकल्प है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अतिसामान्यीकरण करती है। अतिसामान्यीकरण का तात्पर्य है कि उसने अनुनासिक चिन्ह के साथ एक अतिसामान्य नियम बना लिया है कि जहाँ पर उसे ना की टोन दिखाई देगी, जैसे किन्हीं, आँखें, ए की टोन जैसे ही दिखाई देगी तो वहाँ पर वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेगी। यानी कि ये उसने एक सामान्य सा नियम बना लिया है, इसीलिए उसने इस प्रकार से अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग किया है। तो इसलिए इस विकल्प को आप रोक के रखेंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव विकल्प है। तीसरा है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको पहली बात तो नहीं मिल गया, और ये ऑटोमेटिक आप देख रहे होंगे कि विकल्प नकारात्मक सोच की ओर आपको इंडिकेट करता है, और इसमें आपको बच्चे की गलती भी दिखाई जा रही है कि वो बिल्कुल भी अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं जानता, तो इसलिए इस विकल्प को आप नहीं चुनेंगे। अगला विकल्प है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अगर वो सजग होती तो गलत ही क्यों लिखती? सजग का तात्पर्य होता है कि वो एक्टिवेट है, यानी कि वो एक्टिव है, उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है कि अनुनासिक चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे, अनुनासिक चिन्हों का उसे अच्छी तरह से ज्ञान है। तो वो सजग नहीं है, यानी कि अभी उसे अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प होगा कि वो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अतिसामान्यीकरण करती है, यानी कि उसने एक अतिसामान्य नियम बना लिया है कि जहाँ पे नी की टोन सुनाई देगी, जैसे किन्हीं, आँखें, वहाँ पर वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेगी। तो यहाँ पे सही विकल्प दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि विद्यालय में अगर कोई भाषा शिक्षण के लिए हमें कार्यक्रम शुरू करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी विकल्प नहीं चुनना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का विकल्प कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो आपका आंसर होगा वो बच्चों का आसपास का परिवेश होगा, उनके आसपास का वातावरण होगा, और कहीं पर आपको अवसर मिल जाए या कहीं पर आपको सकारात्मक सोच मिल जाए, तो ये सब आपके विकल्प होंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला विकल्प दिया गया है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, तो इस विकल्प को आप रोक लेंगे क्योंकि यह एक पॉजिटिव विकल्प है। दूसरा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। जैसे ही आपने पठन क्षमता देखा, पढ़ने लिखने की बात देखी, आपने इस विकल्प को कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको सीटेट में बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो है ही नहीं, सिर्फ उन्हें वातावरण से सिखाओ चीज़ों को, और उनके आसपास के परिवेश से जोड़कर सिखाओ चीज़ों को, और उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाओ उन्हें पढ़ाना लिखाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आपको विकल्प में कहीं भी पढ़ाना लिखना मिल जाए, पढ़ना लिखना को आप कभी भी टिक नहीं करेंगे। अगला है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, आप इसको भी नहीं चुनेंगे, पढ़ना लिखना आप तुरंत कैंसिल कर देंगे। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, तो ये भी विकल्प आप रोक लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास दो विकल्प बचे, पहला और चौथा। अब आपको इन दो विकल्पों में से अपना आंसर चुनना है। तो इन दो विकल्पों में आप देख रहे होंगे जो सबसे सूटेबल विकल्प है वो पहला है कि बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। अभिव्यक्ति का तात्पर्य होता है कि वो किस प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने विचारों को किस प्रकार से रख रहे हैं किसी के सामने। तो जो भाषा का सही विकास होगा, यानी कि जो भाषा क्षमता सबसे ज़्यादा विकास होगा, वो उनकी अभिव्यक्ति के द्वारा होगा, यानी कि जब वो अपनी बातों को किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो जिससे उनके भाषाई कौशल का आप अच्छे से निरीक्षण कर सकते हैं। तो इसमें सही विकल्प पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभिव्यक्ति वर्ड मिल गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से
लैस होते हैं। तो यहाँ पे आपको खाली जगह में विकल्प भरना है कि जब कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को जानते हैं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो उन्हें आप क्या करेंगे या उन्हें आप कैसा जानेंगे। तो पहला है रटने। तो रटना तो आपको कहीं भी नहीं चुनना है, रटना, याद करना, आपको कभी भी भूल के भी इस विकल्प को नहीं चुनना है। अगर हाँ नेगेटिव चीज़ पूछी जा रही है, अगर इसी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो आप रटना चुन लेते, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही तो आप रटना, याद करना कभी भी नहीं चुनेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 रटने का विरोधी है। दूसरा है समझने। तो समझने को आप रोक के रखेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि आपको बच्चों को समझाना है, उनके अंदर कॉन्सेप्ट बनाना है। और आप देख रहे होंगे हम भी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आपको रटा नहीं रहे हैं। अगर रटाना होता तो ये 30 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट में हो जाते। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हो, सीधे आपको आंसर टिक कर देते और आप बाद में सॉल्व कर लेते। तो इससे फ़ायदा क्या होता। प्रैक्टिस सेट का तो यही मतलब हुआ कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर एग्ज़ाम में गलती हो गई तो वहाँ पर आपको कोई भी सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए समझने को आप रोक के रखेंगे। तीसरा है पढ़ने, चौथा है लिखने। इन 2 विकल्पों को आप कैंसिल कर देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे आपको ऑटोमेटिक दूसरा विकल्प मिल गया, समझने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है समझने, कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी, यहाँ पे भरना है, फिर को सीखना, उसकी, फिर यहाँ पे भरना है को सीखना। यानी कि यहाँ पे 2 विकल्पों को आपको भरना है कि किसी विषय को सीखने का मतलब क्या क्या है। तो जो सबसे पहला इसमें विकल्प दिया गया है कि अवधारणाओं और शब्दावली, तो इस विकल्प को हम रोक के रखेंगे कि शायद ये विकल्प आपका आंसर हो जाए। दूसरा है शब्दावली और विषय, इसको भी हम रोक के रखेंगे, क्योंकि सीटेट में कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके चारों आंसर सही लगते हैं, लेकिन आपको 4 में से एक चुनना है जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा कवर कर रहा हो, जो सबसे ज़्यादा सेटेबल हो, जो सबसे बेस्ट हो। उन चारों में आपको उनको चुनना है। तीसरा है अवधारणाओं और विषय वस्तु, तो इसको भी आप रोक के रखेंगे। चौथा है विषय वस्तु और उपयोगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो आपको सबसे सही विकल्प है वो है अवधारणाओं और विषय वस्तु को। अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। आप पहले में भी देख रहे होंगे कि अवधारणा है, लेकिन अवधारणा के साथ साथ शब्दावली है। तो आप कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, लेकिन शब्दावली का तात्पर्य है जो उसमें शब्दावली दिए होंगे सिर्फ उन्हीं को आप समझेंगे, जो उसमें शब्द दिए गए होंगे बस उतने में ही आप सीमित रहेंगे। तो इसलिए विकल्प आपका नहीं सही है। इसमें भी आपको शब्दावली मिल गया, इसलिए ये भी आपका विकल्प नहीं सही है। और इन 2 विकल्पों में लास्ट में आप देख रहे होंगे ये जो 2 विकल्प हैं, इन 2 विकल्पों में जो ज़्यादा सेटेबल है वो तीसरा है कि अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, और विषय वस्तु का तात्पर्य है कि जो भी आप टॉपिक जोड़ रहे हैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कोई भी आपको लेसन पढ़ाया जा रहा है तो उस लेसन से जुड़े हुए जितने भी आसपास के परिवेश की वस्तुएं हैं या आपके आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ें उस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों को आपको बताना और सिखाना। तो इसलिए जो सबसे सही विकल्प है वो तीसरा विकल्प है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा का आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। जैसे ही आपको लेखन मिल गया आप नहीं चुनेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना आपको नहीं चुनना है। दूसरा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, तो इसको आप रोक के रखेंगे कि शायद आपका ये विकल्प हो जाए। तीसरा है उसकी पठन क्षमता का आकलन, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा, पढ़ना लिखना आपको चुनना ही नहीं है। चौथा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तो इसको भी आप रोक के रखेंगे। तो आपने देखा होगा कि आपने 2 विकल्प कैंसिल कर दिए और 2 विकल्प रोक लिए, दूसरा और चौथा। तो आप देख रहे होंगे इन 2 विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प है वो चौथा है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का आकलन का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं, उनका भाषा के बोलने का किस प्रकार का नेचर है, या वो किस प्रकार से चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि आप
उन पर ये आकलन करते हैं कि वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। और जो इसमें दूसरा है उनकी कुशलता का आकलन, तो ये नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी लेवल में बालक इतना कुशल नहीं हो जाता है, इतना वो बड़ा पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो जाता है कि वो इतना धारा प्रवाह बोलने लगेगा। तो इसलिए आप उसको पार्टी का प्रवक्ता नहीं समझेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल का छात्र 8-9 वर्ष का होता है, कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है कि आप उसकी कुशलता पे या धारा प्रवाहिता पे ध्यान देंगे, उसका आकलन करेंगे। तो उसका आप बिल्कुल भी आकलन नहीं करेंगे, आप उसकी प्रयोग क्षमता का आकलन करेंगे कि किस प्रकार से वो बातचीत कर रहा है, किस प्रकार से अपने विचारों को रख रहा है। तो आप ये चीज़ों को देखेंगे। तो इसका सही विकल्प चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। अब आपको यहाँ पे चुनना है सबसे कम प्रभावी, सबसे अधिक प्रभावी नहीं चुनना है, जो सबसे कम प्रभावी हो। तो इसमें सबसे पहला आकलन है घटना वर्णन। जैसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे आप कहीं गए हैं घूमने, आप विद्यालय के टूर के साथ कहीं घूमने गए हैं, और जब आप घूम के वापस लौटे विद्यालय में, तो वापस लौटने पर आपने अगर घटना का वर्णन कर दिया है तो ये सबसे कम प्रभावी होगा। घटना का वर्णन करना ये अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि घटना का वर्णन करना कोई छोटी बात नहीं है। घटना का वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे, और जब आप अपने शब्दों में करेंगे तो मतलब आप भाषा आकलन में सबसे अधिक प्रभावी होंगे। आपने वहाँ की चीज़ों को सही से देखा है, समझा है, तभी तो आप अपने भाषा में उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कम प्रभावी पूछा जा रहा है, ये अधिक प्रभावी होगा। दूसरा है श्रुतलेख, इसको हम रोक के रखेंगे और इसको अभी लास्ट में हम डिफाइन करेंगे। तीसरा है कहानी कहना, अगर आप उसके बारे में कोई स्टोरी बना के सुना रहे हैं या स्टोरी के रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो अभी ये प्रभावी है, कम प्रभावी थोड़ी ना होगा। स्टोरी के रूप में उसे सुनाना भी प्रभावी है। चौथा है कहानी लिखना, अगर उसके बारे में आप कहानी लिख रहे हैं, जैसे आप शिमला गए हैं और फिर शिमला से लौट कर वहाँ पर आपने जो भी देखा है उसके बारे में एक कहानी लिख दी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाषा आकलन के लिए, क्योंकि कहानी लिखना या कहानी के रूप में उसे सुनाना या घटना वर्णन करना, ये सब बहुत अधिक प्रभावी है। तो इसमें जो सबसे कम प्रभावी है वो श्रुतलेख, कि आपको जैसे आप शिमला गए, फिर आके वहाँ पर आपके अध्यापक ने क्लास में बोल दिया शिमला के बारे में, जो भी घटनाएं वहाँ पे घटित हुई या जो जो चीज़ें आपने देखी, सभी चीज़ों को उन्होंने बोल दिया और आपने सुनकर लिख लिया, इसी को श्रुतलेख कहते हैं। तो इसमें आपने क्या अपना माइंड दिखाया, आपने तो कुछ भी माइंड नहीं दिखाया, ना आपका कोई यहाँ पे क्रेडिट हुआ, क्रेडिट तो सब टीचर का है। तो इसलिए ये सबसे कम प्रभावी है और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा, यानी कि जो आकलन की प्रक्रिया होती है उसमें केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, उसमें शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया के भी आकलन होता है। जैसे आप देखते होंगे कि क्लास हाई स्कूल में रिजल्ट आने वाला है, तो अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो जो क्लास टीचर है या जो विषय टीचर है उसको बहुत अधिक प्रशंसा मिलती है, उसको सराहना मिलती है। अगर वहीं पे अगर पूरी क्लास फेल हो जाए तो उस टीचर को दोष मिलता है, यानी कि उस टीचर के बारे में भला बुरा कहा जाता है कि टीचर अच्छा नहीं था, तभी तो सभी फेल हो गए। अगर 1-2 फेल हो जाते चलो कोई बात नहीं, जब पूरी क्लास फेल हो गई तो मतलब अध्यापक ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया, उसकी जो शिक्षण शैली है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। इसलिए जब बच्चों का आकलन होता है, यानी कि जब बच्चों का रिजल्ट आता है, तो उनके साथ साथ एक टीचर की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, टीचर की शिक्षण प्रक्रिया भी जुड़ी हुई होती है। अगर सभी बच्चे अच्छे नंबर से प्राप्त हो जाएंगे, अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, सभी को अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो शिक्षक को प्रशंसा मिलेगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। अगर सभी फेल हो गए तो टीचर की बुराइयां होंगी। तो इसलिए उसकी शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो ये पूर्णतः गलत है तो नहीं, गलत है, ये आंसर नहीं होगा। निराधार है, ये भी नहीं होगा। पूर्णतः सही है, यही इसका राइट आंसर है। अंशतः सही है, ये भी नहीं होगा। अंशतः का मतलब थोड़ा सा बिल्कुल सही, तो ये नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूर्णतः सही है कि बच्चे का जब आकलन होता है तो उसके साथ साथ एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। इसको आप हाई स्कूल की क्लास से एग्जाम्पल से जोड़ कर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रेनू की भाषा क्षमता
भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी दी? आपको बताना है कि रीमा ने जो जानकारी दी है रेणु की भाषा क्षमता के बारे में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रमिक बताया गया है, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा। तो आप एक बात याद रखेंगे कि क्रमिक प्रगति का जब ब्यौरा दिया जाता है यानी कि क्रमवार तरीके से चीज़ों को बताया जाता है तो वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। पोर्टफोलियो में बच्चों का सारा रिकॉर्ड क्रमवार तरीके से बनाया जाता है कि उन्होंने स्टार्टिंग से लास्ट तक में क्या क्या कार्य किया है, उनका क्या क्या रिजल्ट रहा, किस प्रकार से उनकी शिक्षण शैली रही, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन हुआ, या उनकी क्या क्या घटनाएं हैं। तो सभी घटनाएं क्रमवार तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, तो इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पोर्टफोलियो होगा। और आपको एक बात और हम बता दें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है उसमें आपको कोई भी विकल्प समझ में नहीं आ रहा, जैसे यही क्वेश्चन था आपको विकल्प समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें देखेंगे आपको इन चारों में से सबसे नया विकल्प कौन सा लग रहा है। तो आप इसमें देख रहे होंगे जो सबसे अलग विकल्प है वो पोर्टफोलियो है। ये तीन तो आप सुनते रहते होंगे और कुछ एक दूसरे से कनेक्टिव भी हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल आपको अलग लग रहा है, तो आप उसी अलग विकल्प को चुन लेंगे। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हम तुक्का मारने को आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो आपके सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको बताना है कि पहली कक्षा के अंतर्गत क्या लिखना के अंतर्गत आता है। तो अक्षर बनाना तो लिखना के अंतर्गत आएगा ही। दूसरा है चित्र बनाना, तो इसको हम रोक के रखेंगे। तीसरा है वाक्य लिखना, जब हम वाक्य लिखेंगे तो वो तो लिखने के अंतर्गत ही आएगा। शब्द लिखना, जब शब्द लिखेंगे वो भी लिखने के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भी का मतलब होता है प्रेशर दिया गया, यानी कि वो चीज़ लिखना के अंतर्गत है नहीं, लेकिन पहली कक्षा में वो चीज़ भी लिखने के अंतर्गत आती है, यानी कि चित्र बनाना। आप देखते होंगे जो प्राइमरी लेवल का छात्र होता है, जो कक्षा 1-2 में होता है, उसको चित्र बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसलिए चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। और देखते भी होंगे आप कि आपके यहाँ अगर कोई छोटा बच्चा है वो विद्यालय जाता है तो उसके वहाँ लिखने से ज़्यादा चित्रों पर जोर दिया जाता है, यानी कि चित्रों के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों को चित्रों में रुचि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर है उसमें पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें आप बताएंगे कि पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ों को नहीं टिक करना है। पूछा गया है पढ़ना, लेकिन आपको पढ़ने लिखने से चीज़ों को नहीं टिक करना है। तो सबसे पहले अक्षरों की पहचान, तो अक्षरों की पहचान ये कम महत्वपूर्ण होगा। अगर आप प्राथमिक स्तर पर हैं और अक्षर पहचानना जान गए हैं तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ने का अगर उद्देश्य आप जान गए कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा है अनुमान लगाना, इसको हम रोक के रखेंगे। चौथा है संदर्भानुसार अर्थ, अगर आप संदर्भानुसार अर्थ भी निकाल लेते हैं तो ये भी सही है। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है अनुमान लगाना, क्योंकि प्राइमरी लेवल में ऐसा होता है कि प्राइमरी लेवल में आप अनुमान नहीं लगा पाते। क्या प्राइमरी लेवल में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अमूर्त हों, जो अनुमानित हों, या जो काल्पनिक रूप में हो, क्योंकि प्राइमरी लेवल का छात्र अनुमान नहीं लगा पाता या अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, वो सिर्फ मूर्त चिंतन कर पाता है, यानी कि जिस चीज़ों को उसने देखा है सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता है। इसलिए अनुमान लगाना प्राथमिक स्तर में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको मिल गया है नहीं, और जैसे ही आपको नहीं मिलेगा, आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप नहीं को गोला काला कर लेंगे, क्योंकि अगर नहीं को आप गोले में कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नहीं दिखना बंद हो जाता है। इतना आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप नहीं को देखते ही नहीं हैं, और जब आप नहीं को नहीं देखते हैं और आप निगेटिव की जगह पॉजिटिव विकल्प को टिक कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए आप नहीं को जब गोला काला कर लेंगे तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कि अब हमें निगेटिव विकल्प चुनना है, पॉजिटिव विकल्प नहीं चुनना है। पहला है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है, सही है, एक क्रम में किए जाते हैं। दूसरा है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं।
भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यही इसका विकल्प गलत हो गया, यानी कि यही निगेटिव है, यही आपका आंसर है। भाषा कौशल एक क्रम में नहीं अर्जित किया जाता। क्या आपको डायरेक्ट बता दिया गया था कि राम बाजार जाता है? आपका जब कक्षा 1 में एडमिशन हुआ था तो आपको बता दिया गया था कि राम बाजार जाता है? तो नहीं बताया गया था। आपको क्रमवार तरीके से चीज़ें सिखाई गई। पहले आपको वर्णमाला सिखाई गई, फिर आपको अक्षर बनाना सिखाए गए, फिर आपको शब्द बनाना सिखाए गए, जैसे राम बाजार जाता है, सीता, या नाचना, गाना, बोलना, लिखना। पहले ऐसे आपको शब्द बताए गए, फिर बाद में आपको वाक्य रचना बताई गई, यानी कि आपको क्रमवार तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है, इसलिए ये आपका विकल्प नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब आप नहीं को याद रखेंगे, इसमें भी आपको नहीं मिल गया, आप नहीं को गोला काला कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं आपको दिखना बंद हो जाता है, इसलिए आप नहीं पे ज़रूर गोला काला करेंगे। और इसमें पूछा गया है कि जो भाषा प्रयोग में बच्चे त्रुटियां करते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये आपको बताना है। और ये एक बात आपको याद रखनी है कि जो बच्चे त्रुटियां करते हैं सीटेट में आप उनको अधिगम का हिस्सा बताएंगे, यानी कि जो बच्चे त्रुटियां करते हैं वो भी उनके अधिगम का हिस्सा है, यानी कि जब बच्चे गलतियां करेंगे, त्रुटियां करेंगे, तभी तो चीज़ों को सीखेंगे। इसलिए आप त्रुटियों को निगेटिव की ओर नहीं ले जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा निगेटिव गया है, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है, तो आप नहीं वाला विकल्प चुनेंगे। तो पहला इसमें विकल्प दिया गया है त्रुटियों का अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब शिक्षक में कमी है। अगर कोई शिक्षक कहता है कि अगर बालक त्रुटियां करते हैं तो इसका मतलब बालक को कुछ नहीं आता। त्रुटियों का कोई अर्थ नहीं है, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा नहीं है, यानी कि गलतियां करना अधिगम का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा कोई शिक्षक कहता है तो शिक्षक में कमी है, तो मतलब ये तो सही है कि सही बात शिक्षक में कमी है। दूसरा है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि त्रुटियों के द्वारा ही हम चीज़ों को सीखते हैं। त्रुटियां तो एक पड़ाव है, जब गलतियां होंगी तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, तभी तो हम सीख पाएंगे। तीसरा है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, तो त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, इसको हम रोक के रखेंगे क्योंकि ये हमारा विकल्प हो सकता है। चौथा है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करते हैं, बिल्कुल सही है कि त्रुटियों के द्वारा बच्चों के मार्ग तय होते हैं, यानी कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तभी तो सीखते हैं। जैसे किसी बालक ने एक बार कोई गलती की, क्या वो दोबारा फिर वही गलती करेगा? तो नहीं करेगा उसको, यानी कि एक गलती करने के बाद ही सही मार्ग उसको प्राप्त हुआ, इसलिए उनको मार्ग तय करने में मदद मिलती है। तो आप देख रहे होंगे जो इसमें सबसे निगेटिव विकल्प है वो तीसरा कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। अगर कोई बच्चा त्रुटि करता है तो आप कहेंगे इसको भाषा के बारे में बिल्कुल नहीं आता, यानी कि भाषा से वो अज्ञान है, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि त्रुटियाँ गलतियाँ तो अधिगम का हिस्सा है। इसलिए आप उनको ये नहीं कहेंगे कि वो भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, भाषा से अज्ञान है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी? आपको बताना है कि सर्वाधिक उपयोगी कौन है बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से। तो पहला ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, दूसरा ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए, तीसरा ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, और चौथा ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो इसमें जो पहला है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ये सबसे अधिक प्रभावी नहीं होगा भाषा आकलन के लिए, क्योंकि जो मुख्य घटनाएं हैं जैसे हामिद हो गया या जो भी चीज़ें थी ईदगाह के बारे में आपने बता दिया जो मुख्य घटनाएं थी, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी नहीं है। दूसरा है मुख्य पात्र का नाम, जैसे हामिद मुख्य पात्र था, अगर आप डायरेक्ट बता देंगे हामिद तो ये कोई आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी नहीं है। तीसरा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएंगे, इसको रोक के रखेंगे। चौथा ईदगाह कहानी हामिद ने क्या खरीदा, जैसे हामिद ने कोई खिलौना खरीदा, आपने बता दिया कि हामिद ने बस खरीदी थी वहाँ खिलौने के रूप में, तो ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा भाषा आकलन की दृष्टि से कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, क्योंकि जब कोई बालक अपनी भाषा में किसी चीज़ को सुनाएगा, अपने विचारों के द्वारा प्रस्तुत करेगा, तो उसका भाषा आकलन सबसे अच्छे तरीके से होगा। तो इसलिए इसका सही विकल्प तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। इसमें आपको बताना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो पहला है जन्मजात होती है, दूसरा है अर्जित की जाती है, तीसरा है अनुकरणीय होती है, चौथा है बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जन्मजात होती है। यानी कि नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता
जन्मजात होती है। यानी कि कुछ चीज़ें आप याद भी रखेंगे कि किस कोटेशन को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। जैसे मनोवैज्ञानिक ने कहा, नाम चॉम्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। वो लैड के साथ जन्म लेते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनके अंदर होती है, जिसके द्वारा वो अपने आसपास के परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ों को ग्रहण करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसमें पूछा गया है कि बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सबसे पहला है सुंदर लिखना। क्या अगर कोई सुंदर लिखता है तो मतलब वो भाषा सीख गया है? तो ये इसका आंसर नहीं होगा। लिखना पढ़ना तो आपको वैसे भी नहीं टिक करना है। दूसरा है मानक वर्तनी। क्या एक जो स्टैंडर्ड वर्तनी है या जो मानक वर्तनी है, अगर उस वर्तनी में कोई बालक लिखता है तो मतलब वो भाषा सीख गया है? तो ये भी नहीं सही है। तीसरा है शुद्ध उच्चारण। अगर कोई शुद्ध उच्चारण करता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो भाषा सीख गया है? तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो भाषा सीख गया, क्योंकि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। पहले आप ये देखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, आपको क्वेश्चन की प्रकृति जाननी है। ये चारों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक बतानी है। सर्वाधिक में होगा बातचीत करना। अगर कोई बालक बातचीत करना सीख जाएगा, यानी कि ये भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो बातचीत करना सीख जाएगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करना सीख जाएगा, तो सबसे मोस्ट एसेंशियल यही होगा। और हमने आपको पहले भी बताया कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें आपको नहीं टिक करनी है। आपको उनके आसपास के परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके आसपास के वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें को टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको प्राइमरी लेवल में भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है। तो पहला है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, यानी कि प्राइमरी लेवल में आप अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। प्राइमरी लेवल में आप अलंकारिक भाषा का कोई भी महत्व नहीं है। वर्णमाला सीखना, और आपको वर्णमाला यानी पढ़ाई लिखाई से चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं टिक करनी है। भाषा का प्रभावी प्रयोग, तो इसको हम रोक के रखेंगे, शायद ये हो जाए। चौथा है साहित्य की रचना। क्या आप इतने बड़े रचनाकार हो गए, आप इतने बड़े प्रवक्ता हो गए कि आप साहित्य की रचना करने लगेंगे प्राइमरी लेवल में? तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें जो सही आंसर है वो भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगर भाषा का आप प्रभावी प्रयोग करने लगे तो आप सीखने सिखाने का अर्थ हो गया, यानी कि सीखने सिखाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भाषा का प्रभावी प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, विचार किसका है। तो आपको एक बात बता दें, जहाँ पर आपको सामाजिक मिल जाए या जहाँ पर आपको सांस्कृतिक मिल जाए, क्योंकि सामाजिक हुआ और सांस्कृतिक हुआ, ये दो वर्डों के बारे में आपको बताया है वाइगोत्स्की ने, कि जो बच्चे हैं वो समाज के द्वारा या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या सांस्कृतिक द्वारा यानी कि संस्कृत द्वारा भाषा को सीखते हैं। तो इसमें राइट आंसर वाइगोत्स्की हो गया, क्योंकि पावलाव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। इसलिए वाइगोत्स्की ने, जिन्होंने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बताया कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, और जहाँ पे सांस्कृतिक या संस्कृत वर्ड मिल जाए वहाँ पर भी आपको वाइगोत्स्की टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ये चारों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनना है, यानी कि जो मोस्ट एसेंशियल हो, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो, आपको उस विकल्प को चुनना है। पहला है पत्रिका। क्या प्राइमरी लेवल में बालक पत्रिका जैसे सरस सलील हो गया, इस बारे में कुछ जानता है या पढ़ता है या उससे वो भाषा सीखेगा? तो यह आंसर गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक, पढ़ने लिखने की चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं चुननी है। तीसरा है समाचार पत्र। क्या समाचार पत्र के बारे में वो कुछ जानता है या समाचार पत्र के बारे में भाषा सीखता है? तो ये भी नहीं हुआ। बाल साहित्य, ये आपका सही हो गया, क्योंकि प्राइमरी लेवल में जो छात्र होता है वो बाल साहित्य, जैसे बाल साहित्य के रूप में कविताएं हो गई या उसके पाठ्य पुस्तक में जो भी काव्य के रूप में या कहानियों के रूप में जो रचनाएं हैं उनके द्वारा वो भाषा सीखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। आपको बताना है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है। पहला है साक्षरता।
तो ये आपका विकल्प नहीं होगा। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप साक्षर हों तभी भाषा को सीख पाएँ या भाषा को अर्जित कर पाएँ। तो इसका ये कोई मुख्य अंतर नहीं है। पाठ्य सामग्री, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें तो आपको छूनी तक नहीं है। भाषा परिवेश और भाषा आकलन, अब आपके पास 2 विकल्प बचे हैं, भाषा परिवेश और भाषा आकलन। तो भाषा आकलन को आपको नहीं टिक करना है, क्योंकि भाषा आकलन का तात्पर्य है कि आप भाषा का आकलन कर लेते हैं तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे या अर्जित कर पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप भाषा का आकलन नहीं कर पाते हैं, भाषा का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप बोलते हैं, फिर भी आप परिवेश से चीज़ों को सीखते हैं, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो भाषा परिवेश होगा। और हमने आपको एक कोड भी बताया है कि आपको जहाँ पर परिवेश मिल जाए, जहाँ पर बच्चे के आसपास का वातावरण मिल जाए, जहाँ पर अवसर मिल जाए, आप उस विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। तो इसमें पोर्टफोलियो है, क्योंकि पोर्टफोलियो में जो होता है वो क्रमवार तरीके से बच्चों की प्रगति के बारे में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि उन्होंने प्रथम पीरियड में क्या अर्जित किया, फिर दूसरे पीरियड में क्या अर्जित किया, फिर तीसरा सब्जेक्ट का जो पीरियड था उसमें क्या अर्जित किया। तो उनके क्रमवार तरीके से उनका ब्यौरा बनाया जाता है, फिर उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए जो प्राइमरी लेवल के आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो पोर्टफोलियो है, क्योंकि लिखित परीक्षा आप पढ़ने लिखने की चीज़ों को टिक नहीं करेंगे, जांच सूची ये भी नहीं होगा, प्रश्नावली ये भी नहीं होगा। और आप ये एक ट्रिक भी याद कर लें, इन 4 वर्डों में आपको सबसे अलग वर्ड कौन सा मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे पोर्टफोलियो मिल रहा है। और जैसे ही आपको कोई अलग वर्ड मिल जाए 4 में से, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब ये ट्रिक आप अपनाएंगे। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको जो 4 में से सबसे अलग वर्ड मिले उसी को आप टिक कर दें और वही आपका आंसर होगा। और इसमें आप समझते भी होंगे कि जब क्रमवार तरीके से कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखेंगे, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो प्रवाह, क्या आप धारा प्रवाह बोल लेते हैं तभी आप पढ़ पाएंगे चीज़ों को। अगर धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसका आंसर नहीं होगा। अक्षर ज्ञान, अगर आपको अक्षर का ज्ञान है तभी पढ़ पाएंगे। जैसे कि आपको छोटा बड़ा छोटी बड़ी सब क्रमवार तरीके से यानी कि ज्ञात तक याद है, पूरा वर्णमाला याद है, तभी आप पढ़ पाएंगे। आप देखते होंगे जो कभी विद्यालय नहीं गए, कभी उन्होंने वर्णमाला छुई तक नहीं होगी, फिर भी वो बोल लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे पार्टी के प्रवक्ता लोग जो कभी विद्यालय नहीं गए लेकिन वो बोलने में इतना कुशल कि उनसे एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बात कर सकता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अक्षर ज्ञान हो तभी आप पढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे। तीसरा अर्थ, तो इसको आप रोक के रखेंगे। चौथा है गति, अगर आपके पास पढ़ने में गति नहीं है तो क्या आप नहीं पढ़ पाएंगे? ज़रूरी है आप 100 की स्पीड में पढ़ें तभी पढ़ पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो गया तीसरा, कि पढ़ने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्थ है। क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप निराधार पढ़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि बच्चों को लिखना सिखाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है काव्यात्मक भाषा। आप जैसे ही काव्यात्मक भाषा देखा, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कैंसिल कर दिया। विचारों की अभिव्यक्ति, इसको आप रोके रखेंगे क्योंकि ये एक आपके परिवेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये एक पॉजिटिव है, यानी कि पढ़ाई लिखाई से नहीं है। तीसरा सुंदर लेखन, अगर आप अच्छा लिख लेते हैं, आपका लेख सुंदर है तभी आप लिखना सीख पाएंगे, तो ये भी नहीं है। वर्तनी की शुद्धता, यानी कि जो आप लिख रहे हैं उसमें एक शुद्धता होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका दूसरा होगा, कि विचारों की अभिव्यक्ति, कि आप अपने विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। जब आप विचारों को अपने अच्छे तरीक़ों से प्रस्तुत कर पाएंगे तब आपकी लेखन शैली अच्छी होगी, यानी कि आप लेखन शैली को जल्दी सीख पाएंगे। तो इसलिए राइट आंसर इसका दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। यानी कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है उसके लिए आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो पहला है भाषा का विविध गद्य साहित्य, यानी कि प्राइमरी लेवल में आप विभिन्न गद्य साहित्यों को शामिल करेंगे पाठ्य पुस्तक में, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी लेवल में गद्य साहित्य का कोई महत्व ही नहीं है। अगला है प्रसिद्ध लेखक,
तो क्या प्रसिद्ध लेखकों को शामिल करेंगे? ये भी नहीं हो गया। प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित हैं। भाषा की विभिन्न रंगतें, आपको भाषा के विभिन्न रूप, भाषा की विभिन्न रंगतें और भाषा को किस किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, भाषा को किस प्रकार से अपने शब्दों में बताया जा सकता है, किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे, तो ये सब चीज़ें भाषा की विभिन्न रंगतें में आएंगी। तो आप अपना सही विकल्प चौथा टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि ये चारों चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको मोस्ट एसेंशियल यानी कि चारों में से जिसका परसेंटेज सबसे अधिक हो उस विकल्प को आपको चुनना है। पहला है संचार माध्यमों का प्रयोग, यानी कि संचार माध्यम जैसे फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल, इसके ज़रिए से आप भाषा सीख पाते हैं, तो ये विकल्प नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है ये। अभिभावकों का साक्षर होना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या अभिभावक आपके साक्षर हैं तभी आप भाषा सीख पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगला देखेंगे, भाषा समृद्ध परिवेश। अगर आपको भाषा का समृद्ध परिवेश मिलता है तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, तो ये विकल्प आपका हो सकता है, इसलिए आप इसको रोक के रखेंगे। अगला है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक भाषा शिक्षक को भाषा का पूरी तरीके से ज्ञान हो तभी आप भाषा को सीख पाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा टॉपर आया है, अपनी क्लास में हमेशा टॉप किया है, और एक वही स्टूडेंट दूसरा उसका साथी है जो हमेशा 3rd डिवीज़न पास हुआ। लेकिन जब दोनों शिक्षक बने तो उन दोनों शिक्षकों में 3rd डिवीज़न वाला है वो एक अच्छा टीचर बन गया, यानी कि वो एक कुशल टीचर बन गया। तो इसका रीज़न ये हुआ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अधिक ज्ञान हो तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। आप कितनी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं, आप बच्चों को कितना अधिक समझ सकते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए भाषा का समृद्ध परिवेश इसका राइट आंसर होगा कि भाषा के लिए आपको समृद्ध परिवेश बनाना पड़ेगा, यानी कि भाषा के अनुकूल आपको आसपास का वातावरण बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से आप बच्चों को भाषा का वातावरण दे पा रहे हैं, यानी कि उनके आसपास का परिवेश आप कितना अच्छा बना पा रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और हमने आपको पहले भी एक ट्रिक भी बता दी है कि जहाँ पर आपको परिवेश, आसपास का वातावरण मिल जाए वही आपका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, यानी कि एक बहुभाषिक कक्षा है उसमें अगर मातृभाषा के किसी ने प्रयोग किया है तो उसको आप किस रूप में देखेंगे? तो पहला है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या मातृभाषा के प्रयोग को आप अनदेखा कर देंगे? दूसरा है अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी निगेटिव विकल्प है, ये भी नहीं होगा, आप मातृभाषा को अस्वीकार नहीं कर सकते। तीसरा है अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे ही नहीं आपने देखा ये निगेटिव हो गया, ये भी विकल्प आपका गलत हो गया, यानी कि आपने देखा, आपने 3 विकल्पों को कैंसिल कर दिया। चौथा विकल्प है स्वीकार किया जाना चाहिए, और यही आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि अगर बहुभाषिक कक्षा में कोई मातृभाषा का प्रयोग करता है तो आप उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि आप बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाएंगे। तो इसलिए कोई अगर मातृभाषा में बात करता है तो आप उसको भी क्लास में स्थान देंगे, उसकी भाषा को सुनेंगे और समझेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने उनको कवर कर लिया, और आपको हमने बताया कि किस प्रकार से आप सीटेट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिए तो सच मानिए आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सीटेट में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है, आप मनोविज्ञान को रट भी नहीं सकते। आप कितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो शायद 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस सेट के आपको मिले, क्योंकि आयोग हमेशा या हर बार में नए क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जो उनकी प्रकृति होती है वो पुराने क्वेश्चनों से मिलती जुलती होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं नए हैं, सिर्फ उनका एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझनी है कि क्वेश्चन निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर निगेटिव है तो आपको निगेटिव आंसर देना है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर देना है। निगेटिव में जैसे नहीं हो गया, सिर्फ हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, या कोई नकारात्मक शब्द हो गया। उसके बाद आपको पॉजिटिव में क्या क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा,
उसके बाद कहीं पे सकारात्मक सोच की बात मिल जाए, या कहीं पे बच्चे के आसपास का परिवेश मिल जाए, बच्चे के आसपास का वातावरण मिल जाए, ये सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अगर आपको कहीं पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें मिल जाएं, आप कभी भी नहीं टिक करेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपको सीटेट में नहीं टिक करना है। अगर कहीं पर आपको बच्चों की गलतियां दिखाई दें, आपको उस विकल्प को नहीं टिक करना है। अगर बच्चे गलती भी करते हैं फिर भी आप ऐसा विकल्प चुनेंगे जो बच्चों के हित के लिए हो। यानी कि अगर कोई बच्चे गलती करते हैं, अगर विकल्प में दिया गया है कि बच्चों को कुछ नहीं आता इसलिए वो नहीं सीख पा रहे, तो आप ये विकल्प नहीं चुनेंगे, बल्कि ये विकल्प चुनेंगे कि बच्चे गलतियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। इसलिए आप बच्चों को कभी भी गलत नहीं ठहराएंगे, आप बच्चों को हमेशा सही ठहराएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि वो गलतियां करके सीख रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आप सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया, आपको ट्रिक बताई और आपको बताया कि अगर 4 विकल्प हैं तो 4 विकल्प में से आप 1, 2, 3 जितने भी विकल्प कैंसिल कर पाएँ। अगर आपने 2 भी मान लो विकल्प कैंसिल कर दिए और आप 2 में तुक्का लगाएंगे तो आपके आंसर सही होने के जो चांस रहेंगे वो 50% रहेंगे। यानी कि आपका जो चांस रहेगा वो 50% रहेगा, यानी कि आपका जो विकल्प होगा वो 99% सही होगा। लेकिन अगर आप चारों विकल्प पे तुक्का लगाते हैं तो आपके सही होने के जो चांस रहेंगे वो 25% रहेंगे, यानी कि आपके गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप इन सब बातों को याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।